ठीक है, हम फैक्ट्री में प्रोडक्ट ए बन रहा है और किस रेट से बन रहा है, एट अ कांस्टेंट रेट आर, which decay with a decay constant lambda to form a stable substance B। तो किसी भी इंस्टेंट पर ए और बी कितने होंगे। ठीक है, तो देखो उसका सॉल्यूशन, ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में। अच्छा, एक जो है वो किस रेट से बन रहा है, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर, ठीक है, a factory producer active derivative substance A at a constant rate R which decay with a constant lambda, जो lambda से डिके हो रहा है। ठीक है, lambda से डिके हो रहा है ये। तो देखो किसी इंस्टेंट पे मैं समझ लेता हूं कि मेरे पास A है N, ठीक है, तो उस इंस्टेंट पर B कितने होंगे, मान लो किसी एट टाइम t, एट t इक्वल टू t समय पर A आपके पास N है, तो B कितने हो जाएंगे, B कैसे निकालोगे। अगर मैं मानता हूं कि जो A बन रहा है किस रेट से बन रहा है, R रेट से बन रहा है, तो T समय बाद कितने हो जाएंगे, A कितना हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो RT में से अब ये A का क्या फर्दर भी B डिके हो रहा है, तो B कितना हो जाएगा, RT माइनस N। ये बात समझ में आई क्या, B कितना हो जाएगा, RT माइनस N। ए जो वो फॉर्म हो रहा है वो रेट कितने, R रेट से फॉर्म हो रहा है, फिर ए जो है वो बी डिके हो रहा है बी में। तो किसी इंस्टेंट पर अगर ए एन है तो टी समय पर ए कितना फॉर्म हो चुका होगा, आर टी, और उसमें से कितना डिके हो गया, अभी भी एन बचा हुआ है, तो आर टी माइनस एन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आर टी माइनस एन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए जो है वो किस रेट से फॉर्म हो रहा होगा, तो हम लेंगे dn by dt दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। ठीक है, अब मैं इसमें दोनों ही ले रहा हूं, फॉर्म भी हो रहा है और डिके भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये आर रेट से फॉर्म हो रहा था, और फिर फर्दर अभी जैसे मान लो एन है इसमें, तो मुझे पता है कि जब डिके होगा तो माइनस डी एन बाई डी टी क्या होता है, माइनस डी एन बाई डी टी आपको पता है लैम्डा होता है। तो ये फिर फर्दर डिके हो रहा है किसमें, बी में, तो रेट कितनी हो जाएगी, आर माइनस लैम्डा है। तो इस रेट से कौन फॉर्म हो रहा है, ए फॉर्म हो रहा है, डी एन बाई डी टी विच इज इक्वल टू आर माइनस लैम्डा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो dn बाई डी टी आपका है आर माइनस लेमडा एन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, dn बाई डी टी मैंने लिखा क्या, आर माइनस लैम्डा एन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ए। तो dn अपॉन आर माइनस लैम्डा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, इंटीग्रेट करो 0 से t समय तक, और 0 टाइम पे n कितना था, n क्या है आपका a, तो 0 टाइम पर n कितना था, 0 टाइम पर n भी 0 था, 0 टाइम पर n कितना था, सॉरी a कितना था आपके पास 0, और मान लेते हैं t समय बाद ये हो गया na। ठीक है, अवागाड्रो नंबर नहीं है, na मतलब a की नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, r माइनस लैम्डा इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln r माइनस लैम्डा एन, और क्या आएगा, माइनस 1 बाय लैम्डा आएगा क्या, माइनस 1 बाय लैम्डा भी आएगा आगे, माइनस 1 बाय लैम्डा, लिमिट लगा दो यहाँ पे 0 से लेके na तक, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, t आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, na पहले इस लैम्डा को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इधर क्या आ जाएगा, ln r माइनस लैम्डा na
फिर मैं इसकी जगह 0 रखूंगा n की जगह, तो क्या आ जाएगा r इंटू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए r माइनस लैम्डा एन होगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा ये r माइनस लैम्डा एन ए बाय r इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। हमें एन ए फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r माइनस लैम्डा एन ए इंटू आर ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन ए इक्वल टू हो जाएगा, r कॉमन ले लो, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाय लैम्डा। ठीक है, ये आपका एन ए हो जाएगा। किसी भी इंस्टेंट t पर जो a होगा वो कितना होगा, r 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाय लैम्डा। ठीक है, और b कितना हो जाएगा, b कैसे निकालोगे, एन बी बोल दो इसको। एन बी हो जाएगा आपका आर टी माइनस एन, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देना एन ए, तो आपका बी निकल जाएगा। ठीक है, एन ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, तो आपका बी निकल जाएगा। यहाँ पर किसी को डाउट है? सेकंड क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए कितना होगा, किसी भी टी इंस्टेंट पर सबसे ए मैक्सिमम क्या होगा। तो देखो हमारे पास ए कितना आया, किसी भी टी टाइम पर ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एन ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाय लैम्डा। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आर एन ए की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर माइनस में साइन आ रहा है, तो जैसे जैसे टी बढ़ेगा एन ए घटेगा। तो एट टी इक्वल टू 0 पर ही एन ए क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। तो कितना होगा मैक्सिमम, देखो 0 रखो वहां पे, तो एन ए इक्वल टू हो जाएगा आपके पास आर बाई लैम्डा। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एन ए कितना होगा, आर बाई लैम्डा। क्लियर? थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम लोग। मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है हम लोगों को, और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, ए कन्वर्ट हो रहा है 2b प्लस सी में, ए कन्वर्ट हो रहा है 2b प्लस सी में। मुझे गिवन है किसकी बाइंडिंग एनर्जी, मुझे ए बी सी की बाइंडिंग एनर्जी गिवन है। बाइंडिंग एनर्जी ए की है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी की है 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी की है बाइंडिंग एनर्जी 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, फाइंड एनर्जी रिलीज्ड। इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी फाइंड करना है। चलो जल्दी फाइंड करके बताओ मुझे। चलो देखो इधर, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है आपको, तो क्या करना आपको, एनर्जी रिलीज ये क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी बी के दो आइटम है, दो न्यूक्लियस है, और एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इंटू 300 प्लस सी की है 400 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की है 200। ठीक है, ये 200 है, माइनस में नहीं है। तो सॉल्व करें, 400 माइनस 200, 200 प्लस
ये हो जाएगा 800 शायद ना, 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है आपको 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C12 atom is 36 mega electron volt, which is more stable. कौन ज्यादा स्टेबल होगा? It is more stable. हीलियम और कार्बन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जल्दी आंसर बताओ। तो मैंने बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी, स्टेबिलिटी इज आल्सो डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। स्टेबिलिटी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से भी, जिसकी ज्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर मैं हीलियम की बात करूं, फॉर हीलियम, तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना आएगा? हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें न्यूक्लियॉन कितने होते हैं? 4। तो कितना आ जाएगा? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। और अगर मैं कार्बन की बात करूं, C12 की, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है? 36। और इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? 12 ही न्यूक्लियॉन्स होते हैं इसमें, क्योंकि C12 दे रखा है हम लोगों को 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो कितना आ जाएगा? 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की ज्यादा है, तो हीलियम इज मोर स्टेबल देन कार्बन। हीलियम इज मोर स्टेबल देन C12। आया समझ में? आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हमें कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, ए, इसका मास नंबर है 50, ये कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में। बी का मास नंबर ले लो 20 और सी का मास नंबर ले लो 30। ठीक है, बी का मास नंबर 20, सी का 30 ले लिया हम लोगों ने। और हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ए के लिए ले लो, कितनी लेंगे ए के लिए? ए के लिए ले लो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, बी के लिए ले लो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, और सी के लिए ले लो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी बताना मुझे। एनर्जी रिलीज्ड, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी मुझे बताना है। सॉल्व करो, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ए की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रही है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? ए की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसमें 50 न्यूक्लियॉन है और पर न्यूक्लियॉन 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 50 इंटू 3 कितना हो गया? 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए। बी की देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, इसका, इसमें 20 न्यूक्लियॉन है और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, तो कितना हो जाएगा? 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी देखो,
कितने न्यूक्लियॉन है 30 और कितनी है पर बाइंडिंग है 5, तो 5 3 50 150 हो जाएगा। तो बाइंड एनर्जी रिलीज क्या होता है, एनर्जी रिलीज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, प्रोडक्ट में कौन है बी और सी, तो बी 80 प्लस 150 और रिएक्टेंट में कितनी है 150। 150 से 150 कैंसिल, तो आंसर आएगा 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में, आंसर कितना आएगा 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।